हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, है ना। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें ढेर सारा बात पढ़ना है। उसी में जितना बेसिक बात है सबको बताते हम मोल कॉन्सेप्ट की ओर मूव किए। यह बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें और अभी ढेर सारा लेक्चर देना है हमको। आज जो है हम एक नया चैप्टर 11th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये क्लास 11th का है। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मेन पार्ट है हम सबको डिस्कस कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ, डिस्कवरी कैसे हुआ, ये सब 9th 10th में दिया हुआ है। हम भी आपको डिस्कस कर देंगे। मुख्य चीज़ जो है 11th क्लास का, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस करेंगे। रेडियल नोट क्या है, एंगुलर नोट क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एसपीडीएफ का सेट कैसे होता है, कैसे आया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से प्राप्त होता है। सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से इसमें हमको पढ़ना है de Broglie इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है, अबाव प्रिंसिपल पढ़ना है, मून्स रूल पढ़ना है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है ना। इसके अलावा रेडियस का एक्सप्रेशन पढ़ना है, एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ना है। इतना चीज़ हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। ओके, आज सबसे पहले हम आप लोग को पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के पहले आपको कुछ टर्म समझना होगा कि ऑर्बिट किसको कहते हैं। ऑर्बिट, इसी को शेल भी बोला जाता है। ऑर्बिट कहिए या शेल कहिए। ऑर्बिट को हम लोग डिनोट करते हैं 1 2 3 4, या इसको KLMN भी कहा जाता है। ओके, ऑर्बिट। अब क्वेश्चन ऑर्बिट है क्या? देखिए, ये न्यूक्लियर एटम जो है, एटम स्फेरिकल होता है। डाल्टन ने क्या कहा? एटम स्फेरिकल होता है। एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। इसके चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जिस सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट या शेल, या इसी को एनर्जी लेवल कहा जाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? 1 2 3 4 से। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर है। ये सब आप जानते हैं, 11 ये जो है 9 10 में पढ़े होंगे। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन। एल का वैल्यू 1 देंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, इसका 2 देंगे तो 8 हुआ, इसका 3 देंगे तो 18 हुआ, इसका 4 देंगे तो 32 हुआ। यह ऑर्बिट हुआ। न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट। अब देखिए, इसी में एक आता है टर्म सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट कहिए या इसी को सबसेल कहिए। सब ऑर्बिट और सबसेल। देखिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं SPDF। स्मॉल देते हैं, ठीक है, स्मॉल f देते हैं। एक अपने मन से ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, ऐसे D नहीं लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? SPDF से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं सब ऑर्बिट। ऑर्बिट जो है अनेक छोटे छोटे भाग में डिवाइड रहते हैं, बटे हुए रहते हैं।
जिसे सब ऑर्बिट कहते हैं। सब के बारे में हम क्वांटम नंबर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे तो वहाँ बताएंगे कि प्रत्येक ऑर्बिट जो है छोटे छोटे पार्ट्स में बटे रहते हैं, जिसे सब ऑर्बिट कहते हैं। इसका वैल्यू निकाला जाता है L = 0 to n-1। इससे हम लोग निकाल लेते हैं L = 0 to n-1। इससे हम लोग पता करते हैं कि किस ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट है। इसको बाद में देखेंगे, अभी चीज समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये क्वांटम नंबर का पार्ट है। m है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो है आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर है। समझ रहे हैं ना? तो SPGF क्या हुआ? सब ऑर्बिट हुआ। प्रत्येक ऑर्बिट अनेक छोटे छोटे भाग में डिवाइड रहते हैं, जिसे सब ऑर्बिट कहते हैं। उसके बाद एक टर्म आता है ऑर्बिटल, एक टर्म आता है ऑर्बिटल। इसको मैथमेटिकली डिनोट किया जाता है साई स्क्वायर। ऑर्बिटल जो मैथमेटिकली डिनोट करते हैं साई स्क्वायर। ऑर्बिटल क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आगे जैसे पढ़िएगा आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या डी ब्रॉगली इक्वेशन जैसे पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन में जो है ड्यूअल नेचर होता है। इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वंस बिहेव करता है वेव के तरह, तो वेव है तो इसका जो है एक्सपेंशन होगा, एक्स में होगा, वाई में होगा और जेड में होगा। तीनों डायमेंशन में एक्सपेंशन होगा। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक्सपेंशन जो होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा। इसलिए न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना मैक्सिमम होता है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। समझ गए? और एस सब ऑर्बिट जो है इसमें एक ऑर्बिटल होता है। एस सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल होता है। और ऑर्बिटल को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स डायग्राम से, क्योंकि ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है ना। अब बोर्ड तो 2 डायमेंशन है, तो हम इसको 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि वन ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय वन बॉक्स ऑन द बोर्ड और ऑन द प्लेन और ऑन द पेपर, एंड मैथमेटिकली इट इज डिनोटेड बाय साई स्क्वायर, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी एस सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है। अब देखते हैं पी सब ऑर्बिट। पी सब ऑर्बिट जो है इसमें देखो 3 ऑर्बिटल होता है, इसीलिए हम लोग 3 बॉक्स बनाएंगे। इसमें कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल होता है। पी सब ऑर्बिट है 3 ऑर्बिटल। और एस सब ऑर्बिट में कितना होता है? एक ही ऑर्बिटल। समझ में? देखो ये डी सब ऑर्बिट जो है इसमें 5 ऑर्बिटल होता है। इसमें कितना ऑर्बिटल होता है? 5 ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है डी सब ऑर्बिट में? 5 ऑर्बिटल होता है। और एफ सब ऑर्बिट जो है इसमें 7 ऑर्बिटल होता है। कितना होता है? 7 ऑर्बिटल होता है। इसमें कितना होता है? 7 ऑर्बिटल। फिर समझिएगा SPGF हुआ सब ऑर्बिट और S सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, तो 1 बॉक्स दिए। P सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल, D सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल एंड F सब ऑर्बिट में 7 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्पेस, 3 डायमेंशन में वह स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम रहती है, उसे ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों, एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना रहता है? मैक्सिमम कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये मींस इलेक्ट्रॉन उसमें भी कैसे? एक रहेगा ऐसे क्लॉकवाइज और दूसरा क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन,
इसमें देखो एस यहाँ लिखते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम माना अधिकतम, मैक्सिमम ई मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो देखो एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल। अब पी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना होगा? यहाँ 3 ऑर्बिटल है तो 3 दूनी कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। डी जो है डी सब ऑर्बिट, इसमें 5 ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में जो है मैक्सिमम कितना होगा? 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम का अर्थ समझिए क्या होता है कि पी में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेके 6 तक रह सकती है, इसमें 7 नहीं। डी में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 10 तक रहेगा, 1 से लेके 10 तक रहेगा। मतलब 1 भी रह सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रह सकता है, 11 नहीं रहेगा। और एफ में जो है मैक्सिमम कितना रहेगा? 14 इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से निकालते हैं। m इक्वल टू होता है -n2 + n। इससे हम लोग निकालते हैं ऑर्बिटल की संख्या, है ना। इसको क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे कि 1 कैसे आया, 3 कैसे आया, 5 कैसे आया, 7 कैसे आया, उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि m का मान जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m पर डिपेंड करता है। m इक्वल टू होता है -n2 + n। उसी के आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं कि किस सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है ना। इसको तारों बच्चों पढ़ेंगे। अब इसी के आधार पर आता है प्रिंसिपल अबाउट प्रिंसिपल, है ना। अबाउट प्रिंसिपल, अबाउट प्रिंसिपल हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। मिटावे उसको मिटाया जाए, लिख दिया था इन्हें गाना सर मैं लिख पाए, इसको लिखिए बड़े से। ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, किस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, उसको हम कैसे निकालते हैं आगे बताएंगे। m इक्वल टू -n2 + n, इसके आधार पर हम लोग ऑर्बिटल की संख्या ज्ञात करेंगे। इसको निकालते हैं n इक्वल टू 0 to n - n, इसके आधार पर बताएंगे। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप खाली ये समझिए ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको समझिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बताएंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़े हैं 9, 10 में। जैसे सोडियम कहेगा आप कहिएगा 281, और फास्फोरस कहेगा आप क्या कहोगे? एटॉमिक नंबर फास्फोरस 50 तो 285 या फास्फोरस का, है ना। ये सब जो है 18 तक तो ठीक है। जैसे कि 19 जैसे तुमको कह देंगे क्लोरीन क्या होगा, कह दोगे 287। जैसे क्लोरीन कह देंगे क्या कहोगे? 287, है ना। उसी तरह से कहेंगे आर्गन क्या है, कह दोगे 288। लेकिन पोटासियम जैसे ही कह देंगे तो 289 हो जाना चाहिए ना, क्योंकि थर्ड में तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यहीं पर एक्सेप्शन आ जाता है, इसका ऐसे में होकर क्या हो जाता है 81। इसी डिमेरिट को दूर करने के लिए आया अबाउट प्रिंसिपल। अबाउट प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में एनर्जी के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। यानी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसका एनर्जी कम है, और जब उसको भर देगा, उसको कंप्लीटली फिल कर देगा, तब इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसका एनर्जी मैक्सिमम। कहने का मतलब तुम 11 क्लास में भी पढ़ रहे हो, 11 क्लास कैसे आया? पहले 1 पास किया, तब 2 में गया, 2 पास किया, 3 में गया, 3 पास किया, 4 में गया, 4 पास किया, 5 में गया। इस तरह से लोअर क्लास से तुम कहाँ आया? हायर क्लास से। तो इसी प्रिंसिपल को अबाउट प्रिंसिपल कहा जाता है। अबाउट प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट में कैसे फिट करता है? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दैट ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट फर्स्ट विच हैव लोअर एनर्जी।
and after completing that orbit and suborbit, electron will enter in that orbit and suborbit which has maximum energy. ओके, इसी के आधार पर हम एक डायग्राम खींचते हैं। उसी डायग्राम के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। फिर केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा ही पूरा, है ना। ये डायग्राम हम लोग खींचते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 3s 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f 7f, है ना। अब फंक्शन 1 क्या है तो पहले बता दिए। 1 2 3 4 जो लिखा है आगे में, यह क्या होगा, ऑर्बिट। समझ रहे हैं ना। 1 2 3 4 क्या है बोलो, ऑर्बिट। एसपीडीएफ क्या होगा, सब ऑर्बिट। ये जो डायग्राम हम सजाए हैं, देखो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इस तरह से है। इलेक्ट्रॉन का फीलिंग इस तरह से है। इसको डायगोनली कट करो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ समझा। देखो यही अबाव प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल, अबाव का सिद्धांत यही। दिस डायग्राम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अबाव प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले 1s को भर देगा, तब आएगा 2s। 2s को जब फिल कर देगा तब कहाँ जाएगा, 2p, तब 3s, 3s के बाद 3p, तब 4s, तब कहाँ जाएगा 3d, 4p, 5s, 4d, 5d, 6s, इस तरह से बढ़ेगा। अब p में मैक्सिमम कितना जाएगा, 1 से लेके 6 तक जाएगा, है ना। ये जो अब प्रिंसिपल हम आगे डिस्कस करेंगे। n+n रूल से ये वैल्यू आता है। n+n वैल्यू बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो पहले किसमें जाएगा। जिसके लिए n+n का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा, है ना। आगे जब हम अबाव प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे वहाँ डिटेल से बताएंगे। आज मन हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने का, इसीलिए पहले उसी को बताया। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जैसे आज फॉर एग्जांपल हम सोडियम लेते हैं। सोडियम का तुम जानता है सिंबल क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ, 11। इस 11 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, विभिन्न ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में सजा देना, अरेंज करना। ये 11 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम में है, इसको डिफरेंट ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट में क्या कर देना है, अरेंज कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ अबाव प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल सिंपली स्टेट्स दैट the electron will enter in the various orbit and suborbit in the order of increasing energy. It means the electron will enter in that orbit and suborbit which has lower energy, and after completing that orbit and suborbit, it will enter in the next higher orbit energy. Okay? Then the question stands here that how we can know that which orbit and suborbit has minimum energy and which orbit and suborbit has maximum energy. Okay, this can be explained on the basis of n+n. n+n. Here n represents the principal quantum number and n represents the azimuthal quantum number. Okay, this n+n rule simply states that
the electron will enter in that orbit and suborbit first, which have lower value of n plus n. Okay, a situation may arise when the value of n plus n for different orbit and suborbit will be same. In that case, or in that situation, the electron will enter in that orbit and suborbit first, which have lower value of n. This is known as n plus n rule, and on the basis of this rule, above principle is formulated, and I have drawn this picture on the basis of above principle. Okay? तो 11th क्लास के जो बच्चे हो हम हिंदी में भी बोल देते हैं, समझ रहे हैं ना? इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को होता होगा, एज यू बिलोंग टू द बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स. ओके, तो ये जो डायग्राम है इसको अबाउट प्रिंसिपल के आधार पर हम सजाते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, इसको विभिन्न ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट में सजा देते हैं. इसी सजावट को हम क्या कहते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहोगे कि सर ये तो हम पढ़े 9 10 2 8 1, तो सर ये ठीक नहीं है, ये भी करेक्ट है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. इसी को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इनर्ट गैस की तरह. सोडियम के नजदीक इनर्ट गैस कौन है बताओ? सोडियम के नजदीक इनर्ट गैस कौन है? इनर्ट गैस का नाम आप जानता होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon and radon. These are known as inert gas. हीलियम के एटॉमिक नंबर जानता है 2, 10, 80, 36, 54, 36, 54 and 86. इसमें 8 जोड़ दिए 10, फिर 8 जोड़ दिए 18, फिर इसमें 18 जोड़ दिए 36, फिर 18 जोड़ दिए 54 और इसमें 32 जोड़ दिए कितना हुआ? 86. ये हुआ इनर्ट गैस. ये क्या हुआ? इनर्ट गैस है ना? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम के नजदीक इनर्ट गैस कौन है बताओ? नियॉन. अब नियॉन लिख दिए तो क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन मेरा कवर हो गया है ना. और इधर क्या लिख देंगे? 1. ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इसी को देखो अबाउट प्रिंसिपल के आधार पर लिखते हैं ऐसे 1s2 गैस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है 1s2. उसके बाद कहाँ जाएगा बताओ? 2s2 जाएगा. उसके बाद कहाँ जाएगा? 2p6, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 जाएगा. उसके बाद कहाँ जाएगा? 3s. अब देखो तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है. s में 2 चला गया, फिर 2s में 2 चला गया, 2 2 4, फिर p में 6 चला गया, 6 4 10. अब जो है s में मैक्सिमम 2 होगा. यदि हम 2 दे देंगे तो 12 हो जाएगा. हमारे पास 11 है तो यहाँ क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन देंगे. यहाँ क्या देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन देंगे. अब देखो यहाँ से यहाँ तक के बदले आप क्या दे दीजिएगा? शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे दिखा देता है. इसके नजदीक इनर्ट गैस कौन है? नियॉन. तो दे दिए नियॉन, मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन. 10 इलेक्ट्रॉन के बदले क्या दे दिए? नियॉन. 3s1. ये हुआ शॉर्ट में सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो ये यहाँ तक बदले नियॉन 3s1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम. अब तुमको पूछेगा सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा सर? तो सोडियम तुम जानते हो 11 होता है. 1 प्लस मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया. अब 10 इलेक्ट्रॉन बचा. 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 है बचा. 10 को सजा देंगे तो क्या लिख देंगे? 1s2 2s2 2p6 2p6. This is the electronic configuration of
सोडियम। समझ रहे हैं? सब तो जानने करता होगा। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ा है तो शुरू से ही पता है। आगे इसमें ढेर सारा एक्सेप्शन है, सबको हम लोग देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब इसी में है। उनको कह देंगे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, ऐसे आएगा क्वेश्चन। सबसे पहले जानना होगा भैया कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। जिस स्टूडेंट को एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक कम से कम याद नहीं होगा, वो हम वीडियो पढ़ा दिए हैं। करीब 6-7 वीडियो हम दिए हैं 11 क्लास में। उस वीडियो का आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। हमको लगता है वीडियो 1 में दिए हैं, 1 या 2 कहीं देखिएगा। वीडियो 1 और 2 में हम लिख दिए 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर, उसको याद कर लीजिएगा। देखो 17 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। ऊपर में जो लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आगे जो 1 2 3 4 है यह हुआ ऑर्बिट, sp/gf क्या हुआ? सब ऑर्बिट। और ऊपर में जो लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 6 10 9 12 और 12 5 क्या है? 17। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। यह क्लोरीन को हुआ, है ना? अब उसी में पूछ देगा कि क्लोरीन में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्लोरीन। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कि आपको क्लोरीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ई मींस इलेक्ट्रॉन कितना है, यही क्वेश्चन देगा। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्लोरीन। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको पहले इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, उसके बाद आप कह सकते हो कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आप देखोगे क्या 3p को आउटरमोस्ट शेल को। तो अक्सर इधर नहीं, अरे इधर तो ऑलरेडी फुल है और बहुत फुल यही है कि 1s को भर दिया तब न गया 2s में, 2s को भर दिया तब 2p में गया, 2p को भर दिया तब 3s में गया। यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है। अब जब भी अनपेयर्ड हो सकता है तो कहाँ होगा? आउटरमोस्ट शेल 3p। अब यहाँ देखिए p में हम बता चुके हैं कि p में कितना ऑर्बिटल होता है भैया? 3। तो 3 बॉक्स बनाएंगे और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। अब देखो यहीं पर एक रूल आता है हुक्स रूल। हुक्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले विभिन्न ऑर्बिट में एक एक करके प्रवेश करेगा, उसके बाद जब बच जाएगा तब पेयर। तो पहले हम 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऊपर में है, यह क्या है? इलेक्ट्रॉन। यह क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यही है हुक्स रूल। पहले एक एक करके 1 2 3, अभी 2 और बचा है। तब हम क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में पेयर करेंगे। 3 के बाद 4 5, ये पेयर हो गया, पेयर मीन्स जोड़ा। यह पेयर हो गया, यह पेयर हो गया। अनपेयर्ड एक ही ना बचा, इसीलिए आपसे पूछेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? क्या जवाब होगा? 1। तुमसे पूछेगा क्लोरीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? क्या जवाब दोगे? 1। यही पूछेगा तुमसे Cl माइनस। माइनस का अर्थ क्या हुआ? 17 इलेक्ट्रॉन तो है ही, यह केमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, 18 हो गया ना। 18 के लिए देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ऐसा समझ चूँकि 18 हो गया ना, 3p5 लिखे हैं, 3p6 देखिए 2 4 14 12 18। अब आपसे अगले क्वेश्चन क्या देगा कि Cl माइनस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? तो देखिए ये इसी में लिखेंगे लास्ट में, इसमें देखिए 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन एक एक करके पहले भर दी 4 5 6। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे बताओ?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ? 0। पेयर, ये भी पेयर, यह भी पेयर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 0। कंसेप्ट क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का? ओके, बहुत सारा बात है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक वीडियो में तो हम सब पढ़ाने पाएंगे, इसमें और दूसरा वीडियो जो देंगे तब पूरा होगा। इस तरह से सिंपल हम स्टार्ट किए। ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या है, इस सब के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम बाउंड प्रिंसिपल के बारे में बताएं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसी के आधार पर हम ये डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब देखो, जैसे तुमको दे देगा आयरन 26 कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। देखिए, पहले 1s में गया, फिर 2s में 2p 3s 3p 4s के बाद 3d। डी तो मैक्सिमम 10 रह सकता है। यहाँ देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन का ऑक्युपाई हो गया। हमारे पास 26 है, 20 तो उसमें ऑलरेडी फुल हो गया। अब बचा कितना? 6 ना। 20 तो ऑलरेडी फुल हो गया, तो क्या देंगे? 6 देंगे। ओके, तुमसे एग्जाम में आ जाएगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Fe। उसी में पूछ देगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Fe++, इसको फेरस आयन पढ़ते हैं। Fe++ को क्या पढ़ते बोलो? फेरस। ये क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 24 बचा ना, तो 24 के लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, स्टूडेंट करता है क्या मिस्टेक कि 24 की क्या अब यहाँ पर क्या करता है? 2 यहाँ से हटा देता है, यहाँ लिख देता है 3d4। ये गलत है। आप जब भी हटाइएगा तो कहाँ से? 4s। चूंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन कहाँ से होता है? आउटर मोस्ट सेल्स। कहाँ से होता है बताओ? आउटर मोस्ट सेल्स। तो इसका जो है 4 का अर्थ क्या हुआ? 4th ऑर्बिट। 3 का अर्थ क्या हुआ? 3rd ऑर्बिट। या 3rd ऑर्बिट है या 4th ऑर्बिट है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो ये न है मेरा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मेरा कौन है बताओ? आउटर मोस्ट ऑर्बिट मेरा कौन है? 4s। कौन है? 4 से 3 से नहीं होगा। इसका जो कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s। 0 देंगे तो भी और नहीं देंगे तो भी। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 6 24 हुआ। दिस इज नोन एज फेरस। वही तुमको पूछ देगा फेरिक आयन Fe3+, इसको फेरिक आयन पढ़ते। तो 26 में 3 चला गया, 23 का लिख देंगे विन्यास। तो अब आगे देखिए, आपको Fe3+ यदि पूछेगा तो सबसे पहले Fe पे लिखिएगा। ये भी कन्फिगरेशन होगा। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। और लॉस करना कितना? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब तो सर 3ad से क्यों करेंगे, 3p से क्यों नहीं करेंगे, 3s से क्यों नहीं करेंगे? अब अगेन जब आप आ जाइएगा 3 3 3, तब कहाँ से करें? तो न्यूक्लियस के नजदीक पहले s होता है, तब p होता है और तब d होता है। इसीलिए लॉस यहाँ से नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। क्लियर हुआ? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Fe में पूछ देगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या जवाब दोगे? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 4। Fe2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इसमें भी 4। Fe3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा, क्या जवाब दोगे? 5, है ना?
5। इसको पहले डी है तो डी में कितना ऑर्बिटल बनाएंगे 5। कितना ऑर्बिटल बनाएंगे 5 बनाएंगे। पी रहेगा तब ना पी है, डी में तो 5 बनाना, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके भर दिए। दिस इज नॉन एज होल्स रूल। अब इसी को आगे हम लोग पढ़े लिखा देंगे, जानने तो जान गए होल्स रूल है क्या, उसी को लिखा देंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ई मीन्स इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5। आपसे पूछेगा कि Fe3 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्या जवाब होगा 5। Fe2 प्लस में पूछेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या जवाब होगा। देखो इसको हम लोग देखेंगे। सिक्स इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके फील करेंगे, एक एक करके फील किए 5, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में पेयर है ना। ये पेयर हो गया, ये कितना बचा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा क्या जवाब दोगे 4। समझे कि नहीं समझे, फिर समझिए। 3d6 है, जी है 5 ऑर्बिटल दिए, 6 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर दिए, ये पेयर है, ये पेयर हुआ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 4। यानी पूछेगा Fe2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, क्या जवाब दोगे 4। Fe3 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा कितना जवाब दोगे 5। बच्चों बढ़िया से पढ़ना। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टार्ट किए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम सब बता देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ, नहीं हुआ, 9 10 में सब दिया हुआ है। यहाँ जो मुख्य रूप से हम लोग फोकस करेंगे जो अलेवन की चीज़, उधर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते फिर हम मोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए, उसमें अभी ढेर सारा वीडियो देना बाकी है। उसी में जो है आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस किए। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, 11 का जो भी चैप्टर है बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आप उसको यदि रेगुलर पढ़िएगा तो सब चीज़ समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो थोड़ा सा बताए, इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, बहुत सारा एक्सेप्शंस है, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या दिए इंट्रोडक्शन, और आगे का जो क्लास आगे के वीडियो में देखिएगा। और वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखोगे, एंड तक नहीं देखोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। उसको कॉपी में नोट कर देना, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना स्टूडेंट के बीच। जो बच्चे मैट्रिक पास किए हैं, जो 11 में गए हैं, सब कुछ शेयर कर दीजिएगा। ऑलरेडी इसके पहले जो है 7 लेक्चर हम दे चुके हैं, वह बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में है। बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री NCERT का फर्स्ट चैप्टर, उसमें और बहुत सारा बात बताना है। ये दूसरा स्टार्ट किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, थैंक्स।